जिंदाबाद जिंदाबाद सुरेश तिवारी जिंदाबाद 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 सुरेश तिवारी जिंदाबाद 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 एनडीए गठबंधन जिंदाबाद 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 कौन कौन समस्या बा? हमारा समस्या है बा बस 6 बार रोड के बाद समस्या लीलीगिरी हाल्ट पर हमारा जो ट्रेन की जरूरत बा आ ओकरा बाद हमारा एगो बेटी बहन खातिर समुदाय भवन बन जाई बरकरार रहे खातिर नहीं हमारा समस्या। हाँ ये बहुत जरूरी बा। हमारा कहिए लोगवा की कही रही तो बहुत बड़ा मठिया बा और हमारा कुछ ना चाहिए। काम एकदम होई, चिंता नहीं करे के सब काम होई, ठीक ना? वॉइस कमांड बढ़ा लेना। फरहान रोलिंग, रत्नेश रोलिंग। नमस्ते, इस वक्त हम लोग बक्सर में हैं। बिहार में इलेक्शन का दौर चल रहा है, पूरे देश में ही चल रहा है लोकसभा इलेक्शन का चुनाव, लेकिन बक्सर सीट इस बार थोड़ा सा हॉट हो रखी है क्योंकि यहाँ पे केंद्रीय मंत्री थे अश्विनी चौबे जिनका टिकट कट गया और अब मिथिलेश तिवारी जी को यहाँ का टिकट मिला हुआ है। मिथिलेश तिवारी भाजपा के महामंत्री भी हैं बिहार में, इसके पहले 5 बार ये उपाध्यक्ष रह चुके हैं, विधायक रहे हैं और अब ये लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। हॉट सीट हो जाती है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए, लेकिन ये हॉट सीट हो जाती है इसलिए भी क्योंकि बाहरी का एक सवाल बहुत बड़ा रहता है हमेशा। अश्विनी चौबे जी का भी विरोध हो रहा था इसी कारण से, इसी बात को केंद्र बनाकर, और अब आप आए हैं गोपालगंज से बक्सर। आपको क्या लगता है कि क्या जनता आपको एक्सेप्ट कर रही है इतने दिन के पूरे टूर में? आपको क्या समझ में आया? देखिए, ये जो परसेप्शन बाहरी का बनाया गया है ये वास्तविक परसेप्शन है नहीं यहाँ। ओके। ये राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने, आखिर उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, तो वो अश्विनी चौबे जी जब लड़ने आए तब भी वो मुद्दा उठाए, मैं लड़ने आया तब भी वो मुद्दा उठाए, और वो भेष बदल बदल के मुद्दा उठा रहे हैं। लेकिन यहाँ की जो जनता है, मैं पिछले 20-22 दिनों से घूम रहा हूँ और यहाँ की जनता का जो प्यार और लाड़ मुझे मिल रहा है, जनता में ये मुद्दा कहीं नहीं है। और ये इसलिए नहीं है कि यहाँ पे महर्षि विश्वामित्र जी भी यहाँ के नहीं थे, वो भी बाहर से इस बक्सर में आए थे और यहाँ उन्होंने तपस्या करके प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को यहाँ बुलाया और उन लोगों ने आके यहाँ अपना शिक्षा ग्रहण किया। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भी यहाँ के नहीं थे, वो भी बाहर से आए थे, अयोध्या से आए थे। तो बाहरी भीतरी का तो विषय ही नहीं है, ये तो तीर्थ स्थल है। और बक्सर जहाँ पर उत्तरायण गंगा है, जहाँ पर भगवान रामेश्वर यहाँ निवास करते हैं, बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ निवास करते हैं, यहाँ पे असुर शक्ति के रूप में एक ताड़का का वध भगवान ने किया था, जहाँ अहिल्या माता का उद्धार हुआ, वो तो तीर्थ स्थल है, पुण्य भूमि है। यहाँ पर परम संत मामा जी महाराज ने यहाँ से संत परंपरा की एक अद्भुत मिसाल कायम की। बाबा त्रिदंडी बाबा स्वामी महाराज जी ने, जिनकी संत परंपरा पूरी दुनिया में जानी जाती है, आज उनके उत्तराधिकारी परम पूज्य जीयर स्वामी जी महाराज पूरे सनातन का जिस प्रकार से प्रवाह कर रहे हैं, ये वो धरती है जिस धरती से सभ्यता संस्कृति निकलती है। तो इस धरती पे ये वही लोग ये चर्चा कर रहे हैं जिनकी पार्टी में स्विट्जरलैंड से उम्मीदवार आकर के छपरा में चुनाव लड़ता है। ये राष्ट्रीय जनता दल के लोग भूल जाते हैं। सिंगापुर सिंगापुर से आकर के वो छपरा में लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय जनता दल से लालू जी की बेटी लड़ती हैं, तो वहाँ ये सवाल रोहिणी आचार्य वहाँ ये सवाल नहीं उठाते। लेकिन 65 किलोमीटर की दूरी से मिथिलेश तिवारी अगर केवल एक नदी पार करके, सरजू नदी पार करके अगर हम गंगा नदी के तट पे बक्सर में हैं, तो ये सवाल उठाते हैं लोग। जबकि बक्सर में मेरे लगभग 2 दर्जन से अधिक रिश्तेदारियां हैं। यहाँ की मिट्टी या मेरे यहाँ की मिट्टी, यहाँ की लिट्टी मेरे यहाँ की लिट्टी, सब बराबर है, कहीं से कोई अंतर नहीं है। और यहाँ की जनता में ये मुद्दा भी नहीं है। भाषा भी एक है, भोजपुरी भाषा है। मैं भोजपुरी विश्वा का अंतर्राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। मैं मॉरिशस तक जाके भोजपुरी का प्रचार किया और मैं संघर्ष से निकला हुआ व्यक्ति हूँ। संघर्ष से तो ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं अगला सवाल लूँ उससे पहले एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सवाल है, आपको मजा भी आएगा। प्रधानमंत्री जब 2014 में आए थे चुनाव लड़ने के लिए बनारस, तो उन्होंने कहा था कि माँ गंगा ने मुझे यहाँ पे बुलाया है, तो वो भी बनारस का तट है माँ गंगा का।
और बक्सर भी माता है माँ गंगा का। तो आपने कभी ये वाला डायलॉग क्यों नहीं मारा अपने भाषणों में कि मैं भी बक्सर में बुलाया गया है, मतलब माँ गंगा ने बुलाया है? नहीं, देखिए बात तो सही है कि प्रभु श्री राम के बहुत सारे काम जो बाकी हैं उसको पूरा करने की जिम्मेवारी मेरे ऊपर है। माँ गंगा ने मुझे बुलाया है कि नहीं बुलाया मैं नहीं जानता, लेकिन मोदी जी ने मुझे भेजा है यहाँ, और मोदी जी ने भेजा है तो ये सोच के भेजा है कि बनारस में जिस प्रकार से बनारस विकसित हुआ है उस प्रकार से बक्सर के भी विकास की बारी है, इसीलिए उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी है। आपने कुछ ज्यादा ही राइमिंग बैठा लिया है ना। क्या क्या भाषण के नारे लगा रहे हैं आप? नहीं, आजकल तो जनता नारा लगा रही है, क्योंकि देखिए बिहार जातिवाद की जहर में जकड़ा हुआ है। हाँ। तो बक्सर में आजकल हर गली में आप जाएंगे तो यहाँ कार्यकर्ता जनता एक ही नारा लगाती है, जातिवाद बीमारी है, दवा मिथिलेश तिवारी है। क्या बात है। कुछ लोग जो बाहरी भीतरी का नारा लगाते थे पहले, हाँ। अब तो खैर वो खत्म हो गया, और उन लोगों को सिखाते हैं यहाँ के लोग, छोड़ो सारे क्लेश को, सांसद बनाओ मिथिलेश को। यहाँ पे लोगों का कहना है, मैं जरा बक्सर में घूमा तो बक्सर के लोग ये कह रहे हैं कि अश्विनी चौबे ने यहाँ की सड़कों पर, यहाँ के अदर इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं किया, उनका सारा ध्यान भागलपुर पे लगा रहा। इस पर आपकी टिप्पणी चाहता हूँ। देखिए कुछ लोग अफवाह भी फैला रहे हैं। आदरणीय अश्विनी चौबे जी के बारे में यहाँ प्रचार है कि वो एम्स बक्सर को मिल रहा था और ये भागलपुर लेके चले गए। जो लोग यह बात कहते हैं वो भूल जाते हैं कि पटना प्रमंडल में ही बक्सर आता है, और इस प्रमंडल में फुलवारी शरीफ में पहले से एम्स है, और वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में बना, और उसका उद्घाटन आदरणीय सुषमा स्वराज जी ने किया, शिलान्यास। अब आप एक चीज बताइए, एम्स गया दरभंगा और वो लोग कह रहे हैं कि एम्स भागलपुर चला गया। ये झूठ और अफवाह की खेती। कोई शिलान्यास की फोटो दिखा रहा था मुझे। नहीं, शिलान्यास तो हुआ ही नहीं है ना, अभी दरभंगा का भी शिलान्यास नहीं हुआ है। तो बिहार में 2 ही एम्स है, एक एम्स फुलवारी में बन गया है और दूसरा एम्स दरभंगा में स्वीकृत हुआ है। तो तीसरा एम्स होने का सवाल ही नहीं है अभी, आगे कभी होगा और भी हमारी सरकार करेगी। लेकिन ये इस बात में सच्चाई नहीं है कि बक्सर में कोई एम्स आ रहा था और उसको अश्विनी चौबे जी भागलपुर लेके चले गए। ठीक है, एक पुरानी घटना है, लेकिन मैं समझना चाहता हूँ कि आखिर हुआ क्या था। जब आपको टिकट मिला उसके बाद तुरंत आपको दिल्ली बुलाया गया था, उस दौरान हुआ क्या था? नहीं, मुझे जब टिकट मिला तो उस समय होली था, और उस समय मेरे एक रिश्तेदार काफी बीमार थे, दिल्ली एम्स में भर्ती थे। रात में सूचना आई कि वो कुछ पलों के मेहमान हैं, तो मेरी माँ ने मुझे कहा कि जा करके एक बार मिलो उनसे, और मैं उन्हीं से मिलने चला गया। आनंद फानन में अचानक गया, फिर सुबह की फ्लाइट से चला भी आया। और सारे न्यूज मीडिया में लोगों ने क्या किया, लोगों ने परसेप्शन बना दिया कि उनको आला कमान ने बुलाया। अरे भाई, मैं तो ऐसा कार्यकर्ता हूँ कि बराबर आला कमान के संपर्क में रहता हूँ, तो मुझे आला कमान अगर बुलाए भी तो अच्छे खबर के लिए बुलाए होंगे। लेकिन कुछ लोग चलाने लगे कि आला कमान ने बुलाया तो बक्सर में टिकट चेंज हो रहा है। अच्छा, कुछ लोगों ने क्या क्या कहा, खैर मैं उस पर ध्यान भी नहीं देता हूँ, मैं अपने काम पे ध्यान देता हूँ। और उन सभी लोगों को जवाब मिला उस दिन, जब मैं 30 तारीख को यहाँ आया, 30 मार्च को, और लगभग 55 किलोमीटर तक मेरे साथ हजारों लोग, हजारों गाड़ियां, बुलडोजर से स्वागत, और बक्सर के लोगों ने ये गर्दा उड़ाया यहाँ बक्सर में। और लोगों को एक खुशी थी कि तपा तपाया 35 साल का एक कार्यकर्ता अब एमपी का चुनाव लड़ने आ रहा है। और मुझे आप विश्वास नहीं करें, मेरा 5 रुपया खर्च नहीं हुआ, लोगों ने अपने से सब किया, और उस दिन सभी विरोधियों को जवाब भी मिला। एक तो बात हो गई आपकी लोकप्रियता की, मैं समझना चाहता हूँ एक चीज और, क्योंकि पूरे देश भर में ना, खासकर जहां जहां आपकी सरकारें चल रही हैं, वहां पे ये जो बुलडोजर वाली राजनीति है उसको लेकर के कुछ ज्यादा ही मतलब हाइप हुआ पड़ा है। देखिए, तो बुलडोजर पॉपुलर हुआ है, कैसे देखते हैं? बुलडोजर उत्तर प्रदेश से जोगी बाबा ने पॉपुलर किया है। और उसका जैसे ही नाम लेते हैं हम लोग, तो लोगों के जहन में ये बात आ जाती है कि अगर अपराधियों पर वार होगा तो भाजपा करेगी, और वो बुलडोजर वाला वार होगा। इसलिए बुलडोजर अब लगभग एक तरह से सिंबल बन गया है। तो भाजपा के कार्यकर्ता उसी बुलडोजर पर चढ़ करके और प्यार की बरसात भी करते हैं अपने नेताओं पे, और उसी बुलडोजर के माध्यम से अपराधियों, माफियाओं के घर पे बुलडोजर का वार होता है। तो इसलिए बुलडोजर एक तरह से समझिए सिंबल बन गया है। अच्छा, आपके प्रतिद्वंदी यहाँ पे 2 मुख्य लोग दिखाई दे रहे हैं, एक आरजेडी से सुधाकर सिंह
और दूसरे आनंद मिश्रा जो कि आईपीएस रहे हैं असम कैडर में और अब बीते 6 महीने से आके ताल ठोक रहे हैं सीट से चुनाव लड़ने का। इन दोनों में से आपको कौन सबसे ज्यादा क्लोज टक्कर दे रहा है? देखिए, टक्कर तो कोई नहीं दे पा रहा है। इसलिए नहीं दे पा रहा है कि लगभग 70% जनता आज मोदी जी के साथ खड़ी है और 30% में यहाँ और 3-4 उम्मीदवार हैं। बसपा भी यहाँ चुनाव लड़ रही है, यहाँ ददन पहलवान जी भी ताल ठोक रहे हैं। तो इस नाते ये कहना कि कोई मुझे टक्कर दे रहा है, वैसा हमको कोई दिख नहीं रहा है, क्योंकि मैं लगातार घूम रहा हूँ। जनता मेरे साथ खड़ी है, मोदी जी के साथ खड़ी है। इनके पास जनता है नहीं, ये सब प्रोपेगेंडा के उम्मीदवार हैं। ये प्रोपेगेंडा फैला करके और अपनी उम्मीदवारी को लेकर के जनता के बीच है। इनके पास कोई नहीं है। रही बात निर्दलीय की, तो यहाँ की जनता का स्पष्ट मानना है कि जितने भी निर्दलीय हैं वो सब राष्ट्रीय जनता दल को मदद करने के लिए और भाजपा का वोट काटने के लिए चुनाव में मैदान में है। तो आप जान लीजिए, ये प्रयोग हमेशा से ये जो इंडी गठबंधन वाले हैं करते रहे हैं और वो चाहते हैं कि ऐसे तो बीजेपी को हराया नहीं जा सकता, तो क्यों नहीं बीजेपी के कुछ वोट में सेन लगा दिया जाए। तो उसके लिए उनको मनी सप्लाई करते हैं, उसकी मैन सप्लाई करते हैं। और वैसे ही एक उम्मीदवार, ऐसे तो मेरे छोटे भाई समान है वो, आईपीएस थे, उनको नौकरी, अच्छी भली नौकरी छोड़ के चले आए। तो और 5 साल पहले आए रहते, मेहनत किए रहते, तो हो सकता था कि हमारी पार्टी उन्हीं पे विचार की रहती। लेकिन आनंद फानन में चुनाव के समय आकर के और अचानक से नौकरी छोड़ देना, फिर सीधे लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए आकर के मैदान में आ जाना, ये बात लोगों को पच नहीं रहा है। तो इस नाते मेरा क्लोज टक्कर किसी से नहीं है। 70% वोटों के साथ मैं आज जनता में मोदी जी के प्रतिनिधि के रूप में खड़ा हूं और आप देखेंगे बड़ी विजय होगी बक्सर से। पर आनंद मिश्रा तो यही बार बार बातें कह रहे हैं ना, मैंने उनकी कुछ वीडियोस भी देखी कि जिसमें आप बाहरी हैं, मैं तो यहीं का बेटा हूं, काइंड ऑफ। आप ये बताइए, ये लोकसभा का चुनाव है। हाँ। और लोकसभा का चुनाव कोई मुखिया और सरपंच का चुनाव नहीं होता है। जाहिर सी लोकसभा के चुनाव में हमेशा पार्टी उन्हीं को उम्मीदवार बनाती है जो लीडरशिप के दौर में होते हैं, जो जाके पार्लियामेंट में अपने क्षेत्र की बात और अपने राज्य की बात मजबूती से कर सकते हैं। पार्टी उसको उम्मीदवार बनाती है। और मुझे इस बात का गौरव है कि मैं उस शाहाबाद से चुनाव लड़ रहा हूं, जिस शाहाबाद में आज से 2 साल पहले मैंने बाबू वीर कुंवर सिंह जी की विजयोत्सव के दिन 23 अप्रैल को मैंने यहाँ से वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत के तिरंगा झंडा का बनवाया था, जिसमें हमारे आदरणीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी आए थे। और जगदीशपुर के मैदान में पाकिस्तान का रिकॉर्ड टूटा था और हिंदुस्तान का रिकॉर्ड बना था, और वो तिरंगा झंडा का रिकॉर्ड बना था। तो मैं तो शाहाबाद में आके मैंने ये काम किया, तो मैं बाहरी कैसे हो गया? प्रायर यहाँ के इश्यूज क्या हैं जो आपने अब तक अनुभव किए हैं, और अगर आप सरकार में आते हैं तो वो कैसे उसको फुलफिल करेंगे? देखिए, यहाँ की जो बड़ी समस्या है वो ये है कि गंगा जी के तट पे बसा हुआ है जिला, और इसमें कोइलवर से बक्सर के बीच एक तटबंध का इशू लगातार उठता है कि पक्का तटबंध हो और खासकर वो सड़क के साथ हो, मतलब सड़क युक्त तटबंध हो। तो वो मैंने उसको प्रायोरिटी में लिया है कि लोकसभा चुनाव के बाद जब मैं लोकसभा में जाके शपथ ले लूंगा, तब मैं भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों के सहयोग से उस तटबंध को, जो लोगों की लंबी डिमांड है, उसको मैं पूरा कराऊंगा। बिहार में बाढ़ हर साल आती है, ऐसा नहीं कि किसी साल नहीं आती है, और जिस दौरान बिहार में बाढ़ आती है उस दौरान बिहार का एक पूरा हिस्सा डूबा रहता है और आरा, बक्सर, भोजपुर का जो इलाका रहता है वो सूखा रहता है। तो पानी के संचयन की सबसे पहली व्यवस्था वो तो प्रायर एक होनी ही चाहिए किसानों के हित में, लेकिन इस पे फिर क्या किया जा सकता है? क्या यहाँ पे यहाँ के जो पुराने तालाब थे उन्हें खुदवाया जा सकता है, या फिर अदर क्या पॉलिसीज बनाएंगे? देखिए, मैंने तो कहा कि जल का प्रभाव और जल के अभाव के बीच में इसका प्रबंधन बहुत आवश्यक है। जैसे लिफ्ट इरिगेशन को बढ़ावा देना, गंगा से आप गंगा से पेयजल के लिए भी आप लिफ्ट वाटर का आप कर सकते हैं जी, तो आपके ग्राउंड वाटर बचेगा। तो इस प्रकार के तमाम चीजों पर काम करने की जरूरत है, और वो मेरे जहन में है और इसको मैं करूंगा, करके दिखाऊंगा। ये एक बड़ी समस्या है। यहाँ किसानों की इतनी ताकत है कि किसान यहाँ से खेतों से केवल अनाज नहीं, समझिए कि सोना पैदा करते हैं। लेकिन किसानों को अभी मोदी जी ने गांव-गांव जो बिजली पहुंचाई है
और किस खेतों तक, उससे लोगों का सिंचाई की तो सुविधा हुई है, लेकिन फिर ग्राउंड वाटर निकल रहा है ना, और हमारे पास अपने पास एक्स्ट्रा वाटर है। गंगा नदी से हम लिफ्ट इरिगेशन करा करके सब काम कर सकते हैं। जो हमारे यहाँ बड़े बड़े तालाब हैं, पोखर हैं, उसका संचयन कर सकते हैं। जो जितनी बरसात के दिनों में जो पानियां, जो जल बाहर चला जाता है, उसका संचय कर सकते हैं। इन सब चीजों पर आगे काम करना है और ये करेंगे। यहाँ युवाओं की एक बड़ी समस्या है, खेल के मैदान नहीं है, जो है भी वो विकसित नहीं है। और इन चीजों को, जो कि मैं खुद खिलाड़ी रहा हूँ, क्रिकेट की बिहार में लंबे समय तक लड़ाई लड़ा हूँ, तो मेरे जहन में है कि हमारे नौजवान अनुशासन का पहला पाठ अगर कहीं सीखते हैं तो खेल के मैदान से सीखते हैं। लेकिन अब तक आप बिहार को एक अच्छा प्लेग्राउंड नहीं दे पाए हैं जहाँ पे नेशनल लेवल का क्रिकेट हो पाए सर। देखिए, हम लोग तो लंबे समय तक लड़ते रहे खेल के मान्यता के लिए। अब तो ये मान्यता हो गई, नहीं मान्यता भी हो गई। हाँ। और आपने देखा होगा कि भी राज्य सरकार ने मोइनुल हक स्टेडियम को बीसीसीआई को देने का निर्णय ले लिया, और अब बीसीसीआई वहां आप देखेंगे कि बहुत ही उत्तम स्टेडियम बनाएगी। पिछले दिनों आपको याद होगा वहाँ पे रणजी का मैच हुआ था, तो कितना वायरल हुआ था, क्योंकि वहाँ पे जो प्लेयर्स स्टेडियम है जहाँ होता है वो थोड़ा ठीक ठाक बना है, लेकिन उस मामले में इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार का बहुत कम है और उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है, और वो बढ़ेगा। आप राष्ट्रीय स्तर के नेता शुरू से दिखाई देते हैं, तमाम बड़े मंचों पे आपको बुलावा जाता है। मैंने कहीं दिल्ली में ये भी सुना था कि मिथिलेश तिवारी को दिल्ली बुलाने के लिए ये सारी चीजें रणनीति हो रही है, उनको बक्सर से लड़ाया जा रहा है, जीत सकते हैं क्योंकि वो ठीक ठाक सेफ सीट है। दिल्ली आपको क्यों बुलाया जा रहा है? क्या मैं ठीक जा रहा हूँ? देखिए, अब संसद बन के तो दिल्ली ही जाना है। अगर हमें सांसद का चुनाव लड़ रहा, कुछ मंत्रालय वगैरह की भी चर्चाएं चल रही हैं, और देश के संसद में, देश की सबसे बड़ी संसद में मैं जा रहा हूँ, तो स्वाभाविक है मैं दिल्ली के राजकाज में मेरी भागीदारी होगी। लेकिन मैं एक सांसद के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में मेरी भूमिका आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे दी है, मुझे पहले उसको ठीक से करना है। और चूंकि बक्सर के लोगों के मन में ये विश्वास मैंने पैदा किया है, जो आज तक नहीं हुआ, मुझे इस बार करना है और 5 साल में करना है। और इस विश्वास को, इस संकल्प को मैं सिद्धि तक पहुंचाने के लिए अथक प्रयास करूंगा। इसलिए मुझे अभी कुछ दूसरा चीज सूझ नहीं रहा है, मैं दूसरे चीज के चक्कर में भी नहीं हूं। और हमारी पार्टी ऐसी है, हमको सांसद बनना है कि हमको पोस्टर साटना है, ये हमारा पूरा निर्णय हमारी पार्टी करती है। पार्टी जो निर्णय की है, अब चुनाव लड़ रहे हैं, आगे पार्टी जो निर्णय करेगी उस भूमिका में काम करेंगे। चलिए, अब आपसे थोड़ा सा नेशनल लेवल पे भी सवाल मैं पूछ लेता हूँ। एक सवाल बक्सर का और रहता है। मैं बक्सर में घूम रहा था तो शिकायत थी युवाओं की कि यहाँ पे एक केंद्रीय विद्यालय है जिसकी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। तो आप उम्मीद करते हैं कि अगर आपकी सरकार आती है, जनता अगर आपको चुनती है, तो शायद वो बेहतर हो पाए। लेकिन इसके पहले भी आप ही की पार्टी के सांसद थे, आखिर क्या कारण रहा कि वो फुलफिल नहीं हो पाया? देखिए, ये विषय मेरे ध्यान में भी आया है और इसको लेकर मैं चिंतित भी हूँ। मेरे ख्याल से लगता है कुछ जमीन उमीन का कुछ इशू रहा होगा कि उसके लिए निश्चित भूभाग नहीं मिला होगा, इसलिए नहीं बना होगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से बक्सर की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि चुनाव जीतने के 1 साल के अंदर केंद्रीय विद्यालय अपनी जमीन पर बन के रहेगा और करेंगे, उसको कराएंगे। चलिए, बेहतर है। नेशनल सवाल, आपको क्या लगता है कि बिहार में भाजपा कितनी सीटें जीतने में कामयाब हो सकती है? क्या आपको लगता है, क्योंकि मैंने ऐसा ग्राउंड पे समझा है इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कि कई जगहों पे जो जेडीयू के समर्थक हैं, जो आम कार्यकर्ता हैं, वो कहीं ना कहीं नाराज हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की आप बात करेंगे तो बिहार में 17 सीटें बीजेपी जीत रही हैं और बाकी एनडीए जीत रहा है। तो 40 की 40 सीटें जीतने का जो हमारा संकल्प है वो हम लोग पूरा कर रहे हैं। और ये जितनी बातें चल रही हैं, कुछ लोग जो चला रहे हैं, वो अगर नहीं चलाएंगे तो इंडी गठबंधन वालों को तो 5 वोट भी नहीं मिलेगा। इसीलिए आप जान लीजिए, बिहार की जनता जब घर में से निकलती है वोट डालने के लिए, तो घर से निकलते समय हो सकता है कि किसी के मन में ये बात हो कि लालू जी हमारे रिश्तेदार हैं, या लालू जी हमारे जाति वाले हैं, या कांग्रेस पार्टी का हम कैडर हैं। बूथ तक पहुंचते पहुंचते मोदी जी की तरफ ध्यान आ जाता है और लोग जाते हैं, हो सकता है बटन दबाने जाते हैं किसी और को, और वोट चला जाता है मोदी। कल मैं पटना के कुछ प्रोफेसर्स और राइटर्स के साथ बैठा हुआ था मोरिया लोक में, और उनसे चर्चा कर रहा था बिहार की राजनीति पे। वहीं पे एक बात ये भी निकल के आई, और जो आपने पिछले दिनों सुना होगा कि पप्पू यादव ने पूर्णिया में कहा था कि आरएसएस प्रमुख का उनको कॉल आया था, शुभकामनाएं दी गई।
तो अगर पप्पू जीत गए वहां से तो एक सीट तो वैसे ही आपके एनडीए गठबंधन की कम हो गई, या फिर आप लोगों ने पीछे से पप्पू यादव को रखा हुआ है? देखिए, बिहार में कई दिन ऐसे आते हैं जब बिहार में दो दो पप्पू दिखते हैं। एक पप्पू तो पहले से है, हाँ। और एक पप्पू दिल्ली से घूमते घूमते चले आते हैं। अच्छा जी। और एक ही पप्पू से लोग परेशान हैं, हम्म। दूसरे पप्पू का कोई मतलब है? आप शरेआम देश में एक और पप्पू को फेमस करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, पप्पू फेमस होता ही नहीं है कभी। पप्पू जैसे नाम आता है लोग हंसने लगते हैं। एक और सवाल मुझे आपसे यह समझना है कि नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव से पहले आपके साथ आके वापस से जुड़ गए। आपने भी कहा था, आपकी पार्टी ने भी कहा था कि नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजे बंद हैं, हम उन्हें अपनी तरफ तो कभी नहीं आने देंगे। आपने कहा था कि उनको देखकर गांधी जी की आत्मा रोती होगी। अब आप बताइए कि क्या नीतीश कुमार या आपकी ये सैद्धांतिक राजनीति है या फिर सैद्धांतिक विहीन राजनीति? देखिए, इसमें एक बात छुपी हुई है। लालू जी जब नीतीश जी को लेके गए सोनिया जी के पास, क्योंकि तो एग्जैक्ट लाइन थी, सिद्धांत विहीन राजनीति के सबसे बड़े पोस्टर बॉय हैं नीतीश कुमार। हाँ। ये आपकी लाइन थी। अब देखिए, इसमें जो मूल बात छुपी है मैं उसकी तरफ आपको इशारा करता हूं। जी। वो बात ये है कि जब अभी देश में चुनाव आने वाला था, ये तो 4-5 महीने पहले की बात है, तो नीतीश जी लालू जी नीतीश जी को लेकर सोनिया जी के पास गए और सोनिया जी से उन्होंने कहा कि नीतीश जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार आप बना दीजिएगा तो मेरा बेटा बिहार में सेट हो जाएगा। तो सोनिया जी चुप रही। फिर उसके बाद उन्होंने कहा, मैडम बोलिए, तो मैंने बहुत दिन आपकी सेवा की है, अच्छा, इसलिए आप नीतीश जी को आप बना दीजिए प्रधानमंत्री का कैंडिडेट, तो हमारे बिहार का मुख्यमंत्री का कुर्सी खाली हो जाएगा और मेरा बेटा मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो सोनिया जी ने कहा, तो मेरा बेटा कहाँ जाएगा? देखिए, इसमें छुपी हुई है बेटा के प्रति माता का और पिता का दर्द। राहुल गांधी के लिए उनकी माँ सोनिया जी जिंदा है, वो किसी तरह प्रधानमंत्री बन जाए, और तेजस्वी यादव के लिए लालू जी जिंदा है कि किसी तरह तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन मोदी जी देश के लिए जिंदा है और मोदी जी दिन रात देश के लिए काम कर रहे हैं। जब सवाल ये आया तो नीतीश जी ने छोड़ा साथ उन लोगों का और नीतीश जी फिर अपने स्थान पे आ गए और नीतीश जी ने सरेआम मन से कहा कि अब मैं कभी नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। मोदी जी को उन्होंने विश्वास दिलाया कि अब मैं आपके साथ रहूंगा। तो नीतीश जी में कुछ कॉमन चीजें हैं। नीतीश जी का भी 17-18 वर्षों का शासनकाल बिहार में रहा, कहीं उनका रिश्तेदार आपको नहीं दिखेगा, और उसी प्रकार मोदी जी का है। मोदी जी के भी भाई भतीजा रिश्तेदार आपको कहीं नहीं दिखेगा। ये दोनों में कॉमन है। परिवारवाद को बढ़ावा दोनों ने नहीं दिया, भ्रष्टाचार का आरोप दोनों पर नहीं लगा। ये कम बात नहीं है, और हो सकता है कि कोई कमी रही होगी, लेकिन हमारे जैसे राजनीति में काम करने वाले लोगों के लिए अगर ये बात है, चूंकि परिवारवाद होती तो मिथिलेश तिवारी बक्सर में नहीं आते, और इस नाते हमको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि मोदी जी और नीतीश जी ही इस देश के और इस राज्य के सच्चे शुभचिंतक हैं, और इनके नेतृत्व में ही बिहार और देश का कल्याण है। उसी गली में चलना जहाँ पे जाना है हमें। ठीक है, 2020 में भी मैंने आपका एक इंटरव्यू किया था जब आप विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे, दूसरे विधानसभा के लिए, और उसके पहले आप विधायक थे। एक सवाल मैं तब नहीं पूछ पाया था, मेरे जहन में ये सवाल था क्योंकि आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं या करते हैं, तो कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं, कई नेताओं के साथ ऐसी चीज़ें होती हैं कि उन पर कुछ हमले होते हैं। आप पे भी हमला हुआ था और कई अननोन नंबर से आपको कॉल्स आ रहे थे। क्या आपने अब तक वो ट्रेस करने की कोशिश करी कि कहाँ से, क्यों और किस लिए था वो? देखिए, जब मैं बैकुंठपुर चुनाव लड़ता था तो मेरे ऊपर जानलेवा हमला भी हुआ, और इसलिए हुआ कि चूंकि बिहार की जो स्थापित राजनीति है, जाति आधारित राजनीति, मैं उसके खिलाफ रहता हूँ, और इसी के कारण मैं वहां चुनाव भी लड़ा, जीता भी, फिर दूसरे चुनाव में था। तो जो लोग जातिवादी राजनीति के पोषक हैं वो हमको रास्ते से हटाना चाहते थे। तो ऐसा कौन सी जाति है जो आपसे कुछ ज्यादा नाराज है? और उसी के कारण उन लोगों ने मेरे ऊपर हमला भी कराया था। मैंने उस पर मुकदमा भी कराया, उसकी जांच भी हुई, और सब चेहरे सामने आ गए। और जिन लोगों का इसमें हाथ था वो जीवन में यही करते रह जाएंगे, उनको कोई मौका नहीं मिलेगा। और जिस पे हमला हुआ, आप देख सकते हैं कि बैकुंठपुर से बक्सर तक की दूरी मैंने तय कर ली। अब यहाँ से संसद तक की दूरी मुझे तय करना है।
इसलिए मैं मानता हूं कि जिन लोगों को भी इसी में मजा आता है, किसी को रास्ते से हटा दो, मिटा दो, अच्छे काम करने वाले को बदनाम कर दो, उनको आगे जीवन में बढ़ने का मौका जनता नहीं देती। बिहार में जब भी डेवलपमेंट या एजुकेशन की बात होती है तो कई बार ये कहा जाता है कि बिहार में स्किल सेट अच्छा नहीं है, कहा जाता है। कई बार आपके नेताओं ने भी कहा है, जेडीयू के नेताओं से भी मैंने सुना है। कल भी मैं जब पटना में था तो किसी एक नेता के पास बैठा हुआ था, जेडीयू के नेता ही थे, उनके ज़बान से ये बात निकल गई। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो स्किल सेट करने का पैमाना है वो कहाँ से शुरू होता है? गवर्नमेंट की एक पॉलिसी से ही शुरू होता है जिसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करना। क्या प्लानिंग है? क्या आपके पास कोई ऐसा आइडिया है? अगर आप संसद पहुंचते हैं तो क्या ऐसी चीजों पे रिफॉर्म करना चाहते हैं? देखिए, यही तो मोदी जी कर रहे हैं। ये जो वोकल फॉर लोकल का नारा उन्होंने दिया, ये स्किल को ही आगे लाने का नारा है। और देखिए, मैं इससे सहमत नहीं हूं कि कोई कहे कि बिहार में स्किल नहीं है लोगों के पास। बिहार में तो इतने स्किल हैं लोगों के पास, कौशल युक्त युवा मिलेंगे आपको, एक से एक आविष्कार करने वाले लड़के मिलेंगे आपको, एक से एक साइंटिस्ट मिलेगा बिहार में आपको, और एक से एक IAS IPS मिलेंगे बिहार को। बिहार के पास ब्रेन है। कभी प्रमोद महाजन जी कहा करते थे कि मैं जब सिलिकॉन वैली गया तो वहां सबसे ज्यादा इंजीनियर बिहार के मिले। तो बिहार में ताकत है, इसको पहचानने की जरूरत है। हाँ, लेकिन जो बिहार के इंजीनियर मिले होंगे वो बिहार में एजुकेट नहीं हुए होंगे ना, उनको हायर स्टडीज के लिए बाहर जाना पड़ा होगा। ये बात तो सही है। तो ये उस समय की ये कमी थी जो धीरे धीरे, आज देखिए, पहले IIM नहीं था बिहार में, अब तो IIM खुल गया में। तो इस नाते पहले की सरकार की प्रायोरिटी चरवाहा विद्यालय थी, अभी के सरकार की प्रायोरिटी IIM, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो आज हो रहा है ये धीरे धीरे ये जब आगे और बढ़ेगा और बिहार के युवाओं को जब यहीं पढ़ने का अवसर मिलेगा, बढ़ने का अवसर मिलेगा, तो वो पढ़ेंगे भी यहीं, बढ़ेंगे भी यहीं, पढ़ाएंगे भी यहीं और बढ़ाएंगे भी यहीं। तो अपने आप धीरे धीरे पलायन खत्म हो जाएगा। बक्सर के औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आपके पास क्या विजन है? देखिए, बक्सर में तो इतनी रोजगार की संभावनाएं हैं, केवल यहाँ का टूरिज्म बढ़ जाए तो बक्सर के युवा लाखों की संख्या में रोजगार प्राप्त कर लेंगे। आज देखिए अयोध्या का क्या स्थिति है। राम मंदिर बना, पूरी दुनिया अयोध्या दौड़ रही है। तो बहुत सारे युवा टैक्सी चलवा रहे हैं, बहुत सारे युवा होटल चला रहे हैं, बहुत सारे युवा दुकान वहां चला रहे हैं, पूजा पाठ की सामग्री बेच रहे हैं। तो बक्सर भी उसी प्रकार का, यहाँ केवल कुछ नहीं, केवल गंगा जल को पैक करके अगर यहाँ से पूरी दुनिया को सप्लाई कर दिया जाए तो एक बहुत बड़ा चेन बन जाएगा। क्योंकि गंगा जी बक्सर में है और ये उस घाट पे है जहाँ राम रेखा घाट पहले से है, जहाँ प्रभु श्री राम ने आकर के यहाँ अपनी शिक्षा दीक्षा ली है। तो कौन आदमी दुनिया के हर स्थान का लोग चाहेगा? बिजनेस तो जहाँ जहाँ गंगा है सब लोग कर सकते हैं, सब लोग कर सकते हैं, मतलब वो और हर घर में रखा जाता है। मैंने तो एक उदाहरण के लिए आपको कहा। आज बताइए, पहले गन्ना की जब खेती किसान करते थे तो केवल चीनी का उत्पादन होता था। बिल्कुल। ये मोदी जी की सरकार ने आकर के गन्ना से उन्होंने इथेनॉल पैदा किया। अब तो फूड ग्रेन से इथेनॉल आ गया। बहुत बड़ी बात हो गई, बड़ी बात है। और इसलिए मैं जहाँ पहले विधायक था वहां दो इथेनॉल की फैक्ट्रियां खुल गई। दो इथेनॉल की फैक्ट्री खुली तो 500 लोगों को तो वहीं रोजगार मिल गया। गोपालगंज में मेरे कंस्टिट्यूंसी में, मेरे ही टेन्यूर में दो खुल गई। अब इन सब चीजों को यहाँ कैसे किया जाए, ये सांसद बनने के बाद इस पे मैं लगूंगा। बड़े बड़े उद्योगपतियों से मैं मिलूंगा, उनको मैं बक्सर आने का आमंत्रण दूंगा, यहाँ पर उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कराऊंगा और उनको कहूंगा कि भाई आइए बक्सर, उस स्थान पे आइए जहाँ प्रभु श्री राम आए थे। ठीक है, तो अभी हम लोग चल रहे हैं आपके जनसंपर्क में, बहुत ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे। क्या दिखाने वाले हैं, कैसे आप लोग जनसंपर्क कर रहे हैं? नहीं, देखिए, हम तो गांव जा रहे हैं। ये डुमरांव विधानसभा है बक्सर का, और इसकी भी अपनी एक स्टोरी है। और डुमरांव में आप जब जाएंगे तो आप देखिए चारों तरफ खेत और खलिहान है। यहाँ के किसान है जो मोदी जी को बेहद प्यार करते हैं। लोकसभा चुनाव में झोली भर भर के वोट देते हैं। विधानसभा का चुनाव आता है तो कुछ ऐसे लोग आते हैं जो इनको जाति में बांट देते हैं और सब बिखर जाते हैं। इन्हीं सब चीजों को संभालने के लिए मैं लगातार प्रयत्न कर रहा हूँ। चलिए फिर दिखाइए थोड़ा सा हमें भी। हाँ बिल्कुल, आइए। अभी एक गांव में मैंने चौपाल लगाया था जहां आप तुरंत पहुंचे थे, और अब दूसरे गांव की तरफ हम बढ़ रहे हैं।
क्या क्या समस्या है यहाँ की? आज हमारा जो क्षेत्र है कुछ कई मामलों में जो भेंट चढ़ गया था, राजनीति का भेंट चढ़ गया, और एक डुमरांव का एक सुंदर सा सपना था कि मेडिकल कॉलेज बने, और मेडिकल कॉलेज आज 5 से 7 वर्ष तक पीछे चला गया। इसमें मुख्य योगदान यहाँ की जो विपक्षी पार्टियां रही, खास करके यहाँ के विधायक का रहा। उसकी कभी ये सोच नहीं थी, उसका कभी मकसद नहीं था कि यहाँ के लोग, हमारे बीच के जो लोग हैं, राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ पाए, लोगों को दूर रखा जाए, मुख्य जो मुद्दे हैं उससे दूर रखा जाए। आज यही कारण है कि 2-2 बार मेडिकल कॉलेज का टेंडर हुआ, उसके बाद आज मेडिकल कॉलेज का काम लगा है। अगर सही समय पर होता तो पिछले जब पटना का शुरू हुआ उस समय यहाँ का भी मेडिकल कॉलेज शुरू हुआ होता, तो विकास से कोसों दूर यदि बक्सर की कुछ समस्याएं हैं तो इसमें भी उसको उलझाने का काम यहाँ के लोगों के द्वारा किया गया है, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि रहे हैं। और खास करके आज जो मुख्य मुद्दा है, वो मुख्य मुद्दा आज के समय में राष्ट्र को मजबूत बनाने का मुद्दा है। और देश का युवा पीढ़ी बढ़िया से समझ चुका है, और देश का युवा पीढ़ी जान चुका है कि हमको जातिवाद, क्षेत्रवाद और वंशवाद इस सबसे ऊपर उठना है। और आज देश को मजबूत बनाने के लिए, इस राष्ट्रवाद को मजबूत बनाने के लिए, हमको अपने आप को मजबूत बनाने के लिए एक विकसित भारत की परिकल्पना तो क्या यहाँ की जो जनता है वो जाति से ऊपर उठ के चुनाव में वोट करने जा रही है? आज दीपक यादव आपके सामने खड़ा होकर बोल रहा है कि हम जाति की नहीं, जमात की बात करते हैं, हम राष्ट्र को मजबूत करने की बात बोल रहे हैं। तो राष्ट्र को मजबूत करने की बात है ना। तो वही दीपक ये भी तो कह रहे हैं ना कि यहाँ पे जो नौकरियों की दिक्कत है, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज की दिक्कत है, वर्तमान सांसद ने नहीं किया है। अब एक नए सांसद कैंडिडेट बन के आए हैं, मतलब नए कैंडिडेट। आप मेरी बात को समझ नहीं पाए। जो मेडिकल कॉलेज का टेंडर हुआ था, उसको बिहार सरकार में जो यहाँ के विधायक थे डुमरांव के, उसने उसको डाइवर्ट करने का काम किया। 2-2 बार उसका टेंडर कराना पड़ा। अजीत कुशवाहा की बात कर रहे हैं, नाम भी लेना हम उचित नहीं समझते हैं उस व्यक्ति का, जो कि धार्मिक उन्माद फैलाने में भी 1 नंबर पर वो व्यक्ति है। समाज को लड़ाना, समाज के लोगों को कमजोर करना उस व्यक्ति की छवि रही है। क्या लगता है ये आपकी समस्याएं दूर कर पाएंगे? ये बड़ा अच्छा होता है कि नेता भी सामने हो, जनता भी सामने हो, पूछ लें। यही समस्याएं रहेगी ही नहीं। जिस तरह से इनका जज्बा है, और हमने देखा कि ऑन स्पॉट डिसीजन लेते हैं, ऑन स्पॉट कार्रवाई कर एक्शन लेते हैं। और हमने अभी हाल में एक जगह दौरा में भी गए थे, हमने देखा कि 1 घंटे के अंदर उस पीड़ित परिवार को की सारी व्यवस्था करवाए। यहाँ से सरकार को फोन करके, अभी मैं बघई गांव गया था, यहाँ पर है ना, वहाँ एक दलित समाज का 3 लोग मर गए। आग से जुड़ा, दूसरा कोई पूछने भी नहीं गया। हाँ हेलो किया होगा बाहर से, लेकिन उसके घर गए, आंगन गए, और वहाँ सारी उनकी बातें पूछे, उनसे नंबर लिए, और तुरंत 2-2 मंत्री को फोन किए कि आप लोग क्या कर रहे हैं भाई, हमारा क्षेत्र का मामला है और ये दलित परिवार है, इसको किसी तरह से इसको बचाइए। और उस समय 1 घंटा के बाद सूचना मिली हम लोगों को कि वहाँ पूरा महकमा लग गया। आपको इनकी कौन सी ऐसी चीज जो है प्रभावित करती है? इनकी सबसे बड़ी इनकी शालीनता, शराफत। जैसे कोई मेरे जैसे युवा आराम से बात करता है, आराम से मिलता है, इनसे आराम से बतियाता है, तो हमें खुशी होती है कि लगता है कि हमारा जो काम तो हुआ है, ऐसा नहीं काम नहीं हुआ है, लेकिन जो अभी धरातल पर नहीं दिख रहा है, हो सकता है कहीं मतलब बड़ा नेता और हम सब कार्यकर्ताओं के सामने नहीं बन पाया है, इसलिए भी नहीं हो पाया है। तो वो भी समस्या अब इनको देखने से हम लोग को लगता है कि दूर होगा, और हम दावा के साथ करेंगे बहुत भारी अंतराल से चुनाव जीतेंगे। तो मैं अपना आखिरी सवाल आपसे ले लेता हूँ, क्योंकि दिन भर आपको बहुत सारे कार्यक्रम में अभी जाना है। सवाल ये है कि बहुत सारे वादे होते हैं बड़े नेताओं की ओर से या फिर प्रधानमंत्री की ओर से, विपक्ष की ओर से। लोग आते हैं, नई जगह पे जाके चुनाव लड़ते हैं, इसमें कोई खराबी नहीं है कि किसी दूसरे ज़िले से जाके अब किसी दूसरे ज़िले में चुनाव लड़ रहे हैं, वो तो आपकी पार्टी का सिस्टम है। पर जो भरोसा ये जनता आप पे दिखा रही है, कुछ लोग इसमें कार्यकर्ता हैं, कुछ लोग आम जन हैं, अगर ये फुलफिल ना हुआ तो क्या फिर 5 साल बाद आने के लिए अपने आप को बेहतर समझ पाएंगे? देखिए, हम लोग डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के खानदान वाले हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के खानदान के वाले हैं, और अटल बिहारी वाजपेयी जी के खानदान के। तो हमको मालूम है कि हमने जो वादा 1951 में किया था, धारा 370 हटाने का, राम मंदिर बनाने का, कॉमन सिविल कोड लाने का, और वो पूरा हुआ आकर के मोदी जी के नेतृत्व में। तो हमको मालूम है जो हम कहते हैं वो करते हैं। उस परिवार से हम जुड़े हुए हैं, तो हम लोग उस खानदान के हैं कि पूरा भारतवर्ष हमारा परिवार है, और हर घर हमारा घर है, और हर घर की समस्या हमारी है। और आज
दूसरी पार्टियां तो घोषणा पत्र जारी करती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र जारी करती है और उसको सिद्धि तक पहुंचाने के लिए अपने आप को खपा देती है। और अपने आप को खपाने में ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान हुए और पंडित दीनदयाल उपाध्याय बलिदान हुए, खपाने में ही और संकल्प को पूरा करने में भी। और उनकी तीसरी पीढ़ी मोदी जी ने आके उसको पूरा किया। और अब जो सवाल है, चूंकि मोदी जी दिल्ली में बैठे हैं और यहाँ भी हमारी सरकार है, हम जो सोचेंगे वो 3 महीने में धरती पर उतरेगा। उस संकल्प के साथ हम बक्सर में खड़े हैं। बक्सर को बनारस बनाने के संकल्प को पूरा करने के लिए खड़े हैं और हमारे पीछे मोदी जी खड़े हैं। तब तो मोदी है तो मुमकिन है और भाजपा है तो संभव है। चलिए बेहतर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बाकी तो जनता ने तय करना है कि आप कहाँ जाएंगे, क्या संसद जाएंगे या बिहार ही रह जाएंगे, है ना। लेकिन शुभकामनाएं आपको अच्छे भविष्य के लिए और धन्यवाद जिसको समय देने के लिए। बहुत धन्यवाद कि आप दिल्ली से चल करके और आप हमारे बक्सर के इस गाँव में आए। चलिए बेहतर, शुक्रिया।